24 साल की आयुषी एक रोज अपने ताऊ के घर पहुंचती है और कहती है, मेरे पास एक मास्टर प्लान है जिसके बाद आप रातों रात अमीर हो जाएंगे और मैं भी करोड़पति बन जाऊंगी। ताऊ चौंक जाते हैं और पूछते हैं, ऐसा कौन सा प्लान है। इसके बाद आयुषी कहती है कि आपको मेरी माँ का कत्ल करना होगा, हम माँ का मर्डर करेंगे और इसके बाद रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। ये सुनने के बाद वहां पर खड़े जितने भी लोग थे वो 2 कदम पीछे हट जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि एक बेटी अपनी ही माँ के मर्डर का प्लान बनाकर उनके घर आई है और उन्हें करोड़पति बनने का लालच दे रही है। ये जिस लड़की की आप तस्वीर देख रहे हैं इसका नाम आयुषी है और इसी ने ये मास्टर प्लान तैयार किया, जिसके बाद ना सिर्फ पुलिस वाले बल्कि घर वाले भी इसकी कई बातों में आ गए और पूरी तरह से फंस गए और किसी को समझ में नहीं आया कि 45 साल की नीरज की मौत आखिर हुई तो हुई कैसे। लेकिन इस लड़की का भेद खुलता है, पता लगता है कि ये अपनी ही माँ की कातिल है और इसने एक ऐसा सॉलिड प्लान बनाया था जिसे चाह कर भी कोई पकड़ नहीं पाता। बकायदा 7 लाख की सुपारी देती है, सुपारी किलर्स को हायर करती है और उसके बाद अपनी माँ का कत्ल करवाती है एक सोची समझी साजिश की तरफ। और ना सिर्फ इतना बल्कि पुलिस के सामने, घर वालों के सामने, अपने मामा के सामने ऐसा ढोंग करती है कि हर कोई इसे सांत्वना देने लगता है। सबसे पहले 4 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज को देखिए। समय हो रहा है 4:45। ये जो आपको मैं सीसीटीवी फुटेज दिखा रही हूँ इसमें आप साफ तौर पे देखिए शाम का वक्त है। अगर गौर करेंगे तो एक घर पर ये एक कैमरा लगा हुआ है जो रोड की तरफ का जितना भी जो फुटेज है वो कैप्चर कर रहा है। बगल में घर की गाड़ी खड़ी हुई है रोड पर। सीधे अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ नजर आएगा, पेड़ पौधे दिख रहे हैं और उसी के आसपास 2 लोग भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी सीसीटीवी फुटेज में कुछ देर पर एक ब्लैक रंग की साड़ी पहने हुए एक महिला दिखाई देती है। इसके आगे क्या होता है वो हम आपको वीडियो में तो नहीं दिखा सकते पर मैं आपको बता जरूर सकती हूँ। दरअसल ये जो ब्लैक रंग की साड़ी पहने महिला है ये अपने बेटे को लेकर कोचिंग गई थी और उसे छोड़कर जब वापस आ रही थी तब ठीक इसके बाद ही एक वाइट रंग की स्कॉर्पियो लगभग 130 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ती हुई आती है और इस महिला को सीधे तौर पर टक्कर मारती है। टक्कर मारने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से जो स्कॉर्पियो है वो सीधे तौर पर इस रोड पे ना पीछे देखती है ना ड्राइवर रुकता है, सीधे तौर पर ये गाड़ी रफ्तार में आगे बढ़ जाती है। अब आसपास अगर मैं आपको किसी तरह से सीसीटीवी में दिखाने की कोशिश करूं तो जो 2 लोग नीचे बैठे थे वो भी अपने आप को बाल बल बचाते हैं, उठकर एक तरफ भागते हैं। वो एक पिता पुत्र की जोड़ी बैठी हुई थी। इसके अलावा बाकी जो लोग वहां पर मौजूद थे वो उस जगह पर इकट्ठा होते हैं और देखते हैं कि आखिर किस तरह से एक भयावह एक्सीडेंट हो गया है। अब जो आसपास के लोग थे जब उस महिला को देखते हैं तो साफ तौर पे, क्योंकि वो उस गली की रहने वाली थी, तो देखकर बोलते हैं कि अरे ये तो पास में रहने वाली नीरज है। अब इसके बाद उसको उठाया जाता है, कोशिश की जाती है, लेकिन जो दृश्य था वो कुछ ऐसा था कि जब नीरज को स्कॉर्पियो ने 130 किलोमीटर की रफ्तार से टक्कर मारी थी तो जो उसकी नीरज थी वो करीब 100 फीट की ऊंचाई से सीधे तौर पर उछलती है और उसके बाद रोड पर जाकर गिर जाती है। लोगों को दिखता है कि आसपास खून बिखरा हुआ है, उसके जो हाथ वगैरह हैं वो पूरी तरह से कुचल गए हैं और इसके बाद उसका मुंह भी पूरा खराब हो गया। तो वो किस तरह से समझने की कोशिश करते हैं, फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। इधर पुलिस की टीम आती है कि उससे पहले परिवार वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अब नीरज के परिवार में कौन था, तो दरअसल नीरज के जो हस्बैंड थे वो जो कोर्ट है वहां पर क्लर्क का काम करते थे और इसी में दरअसल होता है ऐसा कि 1 साल पहले उनकी मौत हो गई थी। नीरज जो है वो अपने पति की जगह पर नौकरी कर रही थी। उनका एक स्पेशल चाइल्ड बेटा है जिसकी उम्र 16 साल बताई जा रही है और ये जो आयुषी जो बेटी है 24 साल की वो उनके साथ रहती थी। अच्छा खासा परिवार था, अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी थी। अब इसके बाद जब जो नीरज है, जो उनके परिवार के लोग थे यानी कि उनकी बेटी को इन्फॉर्म किया गया, बच्चे को बताया गया, वो जब सब लोग वहां पर पहुंचते उस जगह पर तो जो ये बेटी आयुषी है जिसने मास्टर प्लान बनाया था वो वहां पर बैठकर फूट कर रोती है, बार बार चिल्लाती है कि मेरी मम्मी को किसने मारा, पता लगाओ, ये मेरी लाइफ में क्या हो गया। और इसके बाद पूरा जो पुलिस की टीम है पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जाता है, जांच पड़ताल कराई जाती है और इधर बेटी घर आती है और सीधे तौर पर अपने मामा को फोन कर रोती बिलखती कहती है कि मामा, मम्मी को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, अब वो जिंदा नहीं बची। ये सुनने के बाद जब नीरज के घर वालों को यानी कि जो उसका मायका पक्ष था उनको ये सारी चीज़ें पता लगती हैं तो सब आते हैं घर में। और जिस तरह से अगर किसी घर में किसी का देहांत होता है तो रिश्तेदार आ जाते हैं, पटीदार नातेदार सब वहाँ पर पहुँचते हैं। ठीक ऐसा यहाँ पर भी होता है। जो ताऊ थे, जो बाकी लोग थे, सब वहाँ पहुँचते हैं और सब उस बच्ची को, 24 साल की लड़की को सांत्वना दे रहे थे। अब जो मामा है वो भी उस बच्ची को संभालते हैं, किसी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं ऐसा होता है।
लेकिन ये 4 जुलाई की बात थी जब ये हादसा हुआ, एक तरह से दिखाया गया कि एक्सीडेंट हुआ है और इस तरह से मौत हो जाती है। अब यहाँ पर जो मामा है उन्हें उस ये जो लड़की आयुषी, इस पर थोड़ा सा डाउट होता है। डाउट क्यों होता है? तो दरअसल जो आयुषी है, जब सोचिए किसी लड़की का 24 साल की लड़की है जिसका एक स्पेशल चाइल्ड भाई है, उसके पिता की मौत हो चुकी है, माँ भी नहीं रही, तो उसकी हालत कैसी होगी, उसकी दशा कैसी होगी, वो कैसे अपने आप को संभालेगी। लेकिन यहाँ पर होता उल्टा है। जो आयुषी है वो सिर्फ एक दिन दुखी दिखती है, रोती है, गाती है, लेकिन उसके बाद अगले दिन से उसको ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, घर में सब कुछ नॉर्मल है। उसके हाव भाव चेंज हो जाते हैं, मतलब बार बार वो कहीं ना कहीं चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रही होती है। तो ऐसे में मामा को डाउट होता है और उन्हें याद आता है कि जो उसकी बहन नीरज थी वो अक्सर बताती थी कि उसका अपनी बेटी से झगड़ा होता है, प्रॉपर्टी को लेकर, नौकरी को लेकर, रोक टोक को लेकर। कई बार वो अपनी माँ से झगड़ती है और कई बार कहती है मम्मी आपको मैं मार दूंगी। तो ये सारी चीज़ें जो नीरज ने अपने भाई को बताई हुई थी। साथ ही नीरज ने ये भी बता रखा था अपने भाई को कि दरअसल जो मेरा ससुराल पक्ष है, यानी कि जो इनके यानी जो उसके जेठ हैं, जो उसका परिवार है, वो लोग प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हुए हैं, बंटवारा चाहते हैं और इसके साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि जो मेरे पति ने जितनी प्रॉपर्टी बनाई है, जो भी उन्होंने पैसे जोड़े, वो भी हम लोग बांट लें। और कई बार वो मेरी बेटी को भी भड़काते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो मामा को पता थी, तो उनको लगता है कि यहाँ पर मुझे इसका बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा। और जो बेटी आयुषी है वो अपने ताऊ से ज़्यादा कांटेक्ट में है, ज़्यादा बातचीत कर रही है। माँ की मौत हो गई उसके बाद भी जो माँ से लड़ते थे लोग, उनसे बहुत बातचीत कर रही है। तो मामा को जब ये सब चीज़ें बहुत संदिग्ध लगती हैं, तब उन्हें लगता है कि इस केस में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। अब पुलिस ने एक तरफ ये जो मुकदमा दर्ज किया था वो ये दर्ज किया था कि एक्सीडेंट का केस है, लेकिन मामा को डाउट होता है और मामा जो है पुलिस में जाकर सारी चीज़ें बताते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बहन के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं है, जानबूझकर ये सारी चीज़ें की गई हैं। पहली चीज़ ये पता लगती है। उधर पुलिस छानबीन कर ही रही थी, वो कोशिश कर रही थी कि स्कॉर्पियो का जो नंबर प्लेट है उसको देखा जाए, पता लगा जाए किसकी गाड़ी है, क्या गाड़ी है। तो पता लगता है उसमें कई नाम सामने आते हैं जिन लोगों की वो गाड़ी थी। अब इधर पुलिस जो मामा की तरफ से दर्ज कराई जाती है कंप्लेन और कहा जाता है कि हमें डाउट है शायद हमारी बहन को मारा गया है, मर्डर है। तो उस चक्कर में जो पुलिस है वो लगातार सीसीटीवी देखना शुरू करती है। तो उन्हें पता लगता है कि जो ये महिला थी, जो नीरज थी, वो अक्सर अपने बेटे को छोड़ने के लिए कोचिंग जाया करती थी और शाम को जिस वक्त वो लौटती थी तो वहाँ पर उन्होंने देखा एक आदमी जो है सीसीटीवी में रोज दिखाई दे रहा है, जिसका नाम जब पुलिस पता लगाती है तो पता लगता है रोहित उसका नाम है, जो लगातार इस औरत की रेकी कर रहा था। यानी कि जब ये अपने बच्चे को छोड़ने जाती थी और उसके बाद जब लौट रही होती थी तो कई दिन के सीसीटीवी में ये जो शख्स है लगातार पुलिस को दिखता है। अब पुलिस का डाउट जो था वो क्लियर हो गया। जो मामा ने कहा था वो बात पुलिस को सही लगती है। उन्हें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये जो एक्सीडेंट कराया गया ये पूरा एक बाकायदा मर्डर कराया जाता है। अब इसके बाद पुलिस आगे की जितनी भी सीसीटीवी फुटेज थी उनसे तार जोड़ना शुरू कर दी। तो उन्हें पता लगता है कि जिस रोज एक्सीडेंट हुआ उस रोज सिर्फ एक स्कॉर्पियो नहीं थी, बल्कि बाइक से भी एक शख्स पीछा कर रहा था स्कॉर्पियो का। वो देख रहा था कि सारा काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। रेकी करने वाला रोहित भी उस दिन मौजूद था। इसके अलावा पुलिस को दिखता है कि जो बाइक से शख्स मौजूद था वो बाइक अपने बीच में छोड़ देता है, वहां से फिर बस से भागता है। तो पुलिस को समझ में आता है कि हो ना हो इस कहानी में कुछ झोल तो जरूर है। इसके बाद सीधे तौर पर बेटी पर शक नहीं करती पुलिस, क्योंकि मामा ने भले कह दिया था पर डायरेक्टली जो पुलिस था उन्हें कोई भी ऐसा लिंक नहीं मिलता, क्योंकि बेटी ने इतनी सफाई से प्लानिंग की थी। अब इसके बाद होता क्या है कि स्कॉर्पियो में जिन लोग का पता मिलता है, जो सुपारी जिनको दी गई थी, जब पुलिस उनको पकड़ती है और जब उनसे पूछताछ होती है तो सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि जो लड़की के ताऊ थे मोहन, उनका नाम सामने आता है, उसका जो भाई था रोहित, उसका नाम सामने आता है, और बलराम, किलर हेमंत, इन सब का नाम सामने आता है एक एक करके। तब पुलिस जब उनको पकड़ती है, ताऊ को पकड़ती है, रोहित को पकड़ती है, तब वो लोग साफ तौर पे कहते हैं कि मैडम इसमें हमने तो सिर्फ साथ दिया है, असली मास्टरमाइंड तो नीरज की खुद की बेटी आयुषी है, जिसने बकायदा प्लान बनाया और जो हमारे पास एक पूरी प्लानिंग लेकर आई थी। और उसने कहा था कि माँ को मारने के बाद सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। और इसके बाद जब पुलिस आयुषी को पकड़ती है तब वो पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि दरअसल जब उसके पिता की मौत हुई थी और इसके बाद उसने अपनी माँ से कहा था कि जो पिता को जो नौकरी कर रहे थे पिता, वो मैं उनकी जगह अब नौकरी कर लेती हूँ, मुझे ये जॉब चाहिए। इस पर माँ ने उसे मना कर दिया था। माँ ने कहा था कि पिता की मौत हो गई, उसके बाद जो नौकरी है वो मैं करूँगी, मैं तुम लोगों को संभालूंगी। और इसके बाद जो नौकरी ज्वाइन की थी LDC के पद पर, यानी जो लोअर डिवीजन क्लर्क होते हैं, उस पद पर वो माँ चली गई थी। माँ ने नौकरी करनी शुरू कर दी थी। ये बात आयुषी को पसंद नहीं आई। इसके अलावा रोक टोक से नाराज थी और साथ ही साथ
जो घर में प्रॉपर्टी थी उसको लेकर भी आयुषी में लालच आ गया था। उसे लग रहा था कि खो ना हो, माँ अब इस दुनिया में क्या कर रही है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली, ऐसे में सारे पैसे मेरे होने चाहिए, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारी होनी चाहिए। और इसीलिए वो अक्सर अपनी माँ से झगड़ा करती थी और इसीलिए कई लंबे समय से वो प्लान कर रही थी कि माँ को रास्ते से हटाने के लिए। लेकिन उसे ये सोचना था कि मर्डर इस तरह से किया जाए कि वो एक्सीडेंट दिखे या वो कोई घटना दिखे, ना कि सीधे तौर पर वो मर्डर दिखे जिससे पुलिस उसे अरेस्ट कर ले। और इसीलिए उसने एक्सीडेंट का प्लान बनाया। बाकायदा वो सोचती है, समझती है, प्लानिंग करती है और मर्डर करवाने के लिए वो लगातार अपने ताऊ के पास जाती है, उनसे बोलती है कि ऐसा ऐसा प्लान है, आप मुझे कुछ किसी सुपारी किलर से मिलवाइए। और उसके बाद जब सुपारी किलर से वो मिलती है तो उन्हें अपनी माँ की फोटो देती है और 7 लाख में डील को तय करती है। बोलती कि मैं आपको 7 लाख दूंगी, आप मेरी माँ को एक्सीडेंट करके उड़ा दो और उनकी मौत हो जानी चाहिए। और अभी जो पुलिस की जब टीम ने अरेस्ट करती है, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक एक करके लोग निकल रहे हैं, करीब करीब 8 लोग को अरेस्ट किया है। एक उसमें से आयुषी खुद की बेटी है, जो आप देख रहे हैं ब्लू रंग की टी शर्ट में पुलिस स्टेशन से निकलती हुई जीप में बैठने जा रही है। तो 8 लोग पुलिस की गिरफ्त में, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं तो ताऊ मोहन है 56 साल के, इसके अलावा उसका भाई है, यानी कि लड़की का भाई ताऊ का जो बेटा है वो, इसके अलावा उनके बेटे बलराम भी हैं, रवि है, हेमंत शर्मा जो सुपारी किलर है वो है। इस तरह से तमाम ये जो 7 से 8 लोग हैं, इन पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया है। और अरेस्ट करने के बाद ये जो पूरा केस है खुलकर सामने आया कि सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में, एक नौकरी के लिए, ताकि सरकारी नौकरी मिल जाए और माँ की जितनी भी संपत्ति, जो भी गहने, जो भी कैश है, सब उस बेटी का हो जाए, उसने बाकायदा मर्डर प्लान बनाया और अपने मामा को भी बेवकूफ़ बनाती रही, रोती रही। एक दिन तक पूरा ढोंग रचा, पुलिस के सामने रोने लग गई, ड्रामा करने लग गई कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, अब मैं क्या करूँगी। और अंदर ही अंदर ये बेटी जान रही थी कि अब इसने माँ को रास्ते से हटा दिया है और इसके बाद क्योंकि इसका भाई स्पेशल चाइल्ड है, वो इतना दिमाग लगाएगा नहीं, तो सब कुछ सिर्फ इसके नाम हो जाएगा और ये आराम से बैठकर राज करेगी, करोड़पति बन जाएगी। एक बार आप चलते चलते पुलिस की जुबानी सुनिए किस तरह से उन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया और कैसे इस 24 साल की आयुषी की जो पोल है वो खुली और पता चला कि उसने अपनी माँ की हत्या का मास्टरमाइंड प्लान बनाया है।